सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने दो एक्सरसाइज के यानी इस एक्सरसाइज के दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास न्यू पार्ट आता है, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंसेस का, वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। उसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है, तो ये डायग्राम उसका यहाँ पर क्वेश्चन में बना हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोगों का। क्या क्वेश्चन है? A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक कैनाल बना हुआ है और यहाँ पर एंगल ऑफ 60 डिग्री का है, और ये टावर पर ये कैनाल है यहाँ पर। और आगे इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर 20 मीटर दूर इस पॉइंट से जब दोबारा टावर के टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल हमारे पास अब की बार 30 डिग्री का आ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमें इस कैनाल की विड्थ भी बतानी है कि कितनी इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट भी बतानी है। तो इसको हम h बना लेते हैं और इसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन को दोबारा समझिए। एक तरीके से यहाँ पर एक बहुत चौड़ा सा एक कैनाल बना हुआ है, और उस कैनाल में यहाँ से उसके पॉइंट पर जहाँ पर वो कैनाल ख़त्म हो रहा है, उस पॉइंट से अगर उस टावर को देख रहे हैं तो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। और उसी के बाद उस कैनाल से 20 मीटर दूर जब हम देख रहे हैं उस टावर के टॉप पर, तो एंगल आ रहा है आप लोगों का 60 डिग्री 30 डिग्री। तो आपको उस टावर की भी हाइट बतानी है और ये कैनाल कितनी ज़्यादा इसकी विड्थ है ये भी बतानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को दो बार इसमें दोबारा tan थीटा लगाना पड़ेगा। लास्ट के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि बार बार हम tan थीटा लगा रहे थे। तो tan थीटा लगाने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार इक्वेशन दिखा देता हूँ, जिसमें हम लोगों के पास वैल्यूज़ थी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो हमने साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी। कॉस की वैल्यू को हमने घुमा दिया था और ये कॉस की वैल्यूज़ आ गई थी। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने tan की 0, 1/√3 वगैरह ये सब हम लोगों ने डिवाइड करके निकाली थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला PBP अपॉन HHB हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टर्म है वो tan थीटा है, और tan की ही वैल्यूज ज़्यादातर यूज़ होंगी, और उसमें भी 30, 60 और ये 45 डिग्री की वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यूज़ हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। सो लाइट कर लेते हैं यहाँ पे। वही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की जो लाइटिंग वाले टर्म्स हैं, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ पेन का। सो लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमने AB मान लिया, और BC बी द विड्थ ऑफ कैनाल। इस कैनाल की विड्थ को हमने BC माना। और अब हम लोग इसमें दो बार ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि ABC ट्राइंगल के अंदर tan थीटा लगाएंगे। ABC tan 30 डिग्री तो नहीं लगेगा, यहाँ पे 60 लगेगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास H और बेस हमारे पास X। tan 30 की वैल्यू √3 होती है, H अपॉन X। आपको एक बार फिर टेबल दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए tan 30 की वैल्यू, tan इधर आया और 60 यहाँ पर आया, तो √3 इसकी वैल्यू हो गई। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 हम लोग बार बार ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। सो x ऊपर पहुँच जाएगा, x √3 इज इक्वल टू हमारे पास h की वैल्यूज़ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने अगर बैकअप करें, हम पीछे के हमने क्वेश्चंस में h की या x की वैल्यूज़ निकाली थी, उन वैल्यूज़ को इक्वलाइज करा था, उसके बाद हम लोगों के पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम आगे करते हैं बड़े ट्राइंगल के अंदर। बड़ा ट्राइंगल का नाम है आपके पास इन ट्राइंगल ABD
इसमें भी tan लगेगा, लेकिन tan 30 डिग्री का लगेगा, जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास h है और बेस के अंदर देखिए बेस ये पूरी ली जाएगी, और जब पूरी बेस लोगे स्टूडेंट्स तो x और +20, समझ में आ रही बात। जब बेस लेंगे तो पूरी ही बेस आ जाएगी यहाँ पर, और बेस में होगा x + 20, ये पूरी बेस हो गई। tan 30 की वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर करते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x + 20। अगेन यहाँ से हम लोग h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x + 20 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में √3 भी एज इट इज रहेगा, यानी कि x + 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ गया, और ये हो गया हमारे पास h की सेकंड वैल्यू, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर लेते हैं, इक्वलाइजिंग h की वैल्यूज को इक्वलाइज कर लेते हैं। तो एक है x √3 और एक h है हमारे पास x + 20/√3। तो दोबारा समझिए, देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास h की वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही h है ना, तो इसलिए इक्वलाइज करके हम लोग आंसर बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो अपॉन में 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की √3 से करा जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, और इधर बचेगा x + 20। x इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, और 2x = 20, x की वैल्यू आ गई आपको ओके 10 मीटर, यानी कि जो भी आपके पास x था, कैनाल जो है विथ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, यानी 10 मीटर चौड़ा कैनाल है वो। अब उसके बाद हम लोगों को h की वैल्यू निकालनी है, तो इसे पुट करेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन है x √3 इज इक्वल टू h। सो x की वैल्यू आ गई आप लोग पास 10 √3 इज इक्वल टू h, तो ये हो गई 10 √3 मीटर। सो विथ कितनी है 10 मीटर, एंड हाइट हमारे पास 10 √3 मीटर, ये आप लोग की हाइट आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, जिन क्वेश्चंस में डायग्राम ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है स्टूडेंट्स, तो वो तो बड़ी आराम से हो जाता है, और जिन क्वेश्चंस में डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं होता उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो पड़ती है। तो दिक्कत किस चीज़ की पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आप देखो जो कि जितने भी आप लोगों के पास डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम को बनाने के लिए आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज में आपकी थोड़ी सी भी दिक्कत पड़ेगी तो परेशानी पड़ जाती है। तो ज़्यादातर जब CBSE या UP बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के पेपर्स होते हैं, तो मैंने कई बार नोटिस करा है एक बात, कुछ स्कूल्स के अंदर पेपर्स जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में होते हैं, और कुछ जगहों पर सिर्फ और सिर्फ सेम लैंग्वेज में होते हैं। तो आप लोगों के पास अगर आपकी लैंग्वेज ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास पेपर आएगा बोर्ड्स का, तो उस बोर्ड्स के पेपर में आपके पास इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट ज़्यादातर होगा। बहुत ही कम रेयर केस ऐसा होता है कि दोनों लैंग्वेजेस में पेपर नहीं होता, बहुत कम ऐसा केस होता है। तो आप उन दोनों पेपर्स को, मतलब दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये डायग्राम कैसा हम लोगों का बनेगा, तब बड़ी आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। यानी कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर कोई भी बंदा एक टॉप पर है, या फिर एंगल बना हुआ है यहाँ पर, उससे जो एंगल बना हुआ है एक टॉप ऑफ द केबल टावर का बना हुआ है, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर कोई बंदा टावर की तरफ देख रहा है, तो यानी ऊपर की तरफ मुंह उठाएगा, नीचे की तरफ तो नहीं उठाएगा। तो फिलहाल उसने जब ऊपर की तरफ को मुंह उठाकर देखा, तो वो जो टावर है 60 डिग्री के एंगल से देखा गया, और वो जो बिल्डिंग है वो केवल जिस बिल्डिंग पर वो खड़ा है स्टूडेंट, तो वो 7 मीटर की है। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब जब बिल्डिंग पे खड़ा है तो टावर नीचे से जो निकल कर आया, तो उसने जब उसके नीचे देखा तो फुट पर देखा, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का आया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट को डिटरमाइन कीजिए। तो अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान नहीं है तो वो दोबारा से देख लीजिए। कोई अगर बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और कोई अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा है। आप जिस भी टेबल पे बैठे हो या मोबाइल में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, ठीक है, एक काम करो, ऊपर की तरफ देखो, तो ये जो ऊपर की तरफ आपको देखना वो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, सही है।
और अब नीचे की तरफ देखोगे तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ देखने वाला जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इनमें जो रीजंस हैं वो ये है कि दोनों ही इक्वल होते हैं। और वो इक्वल कैसे होते हैं, ये एंगल हमारे पास डी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से कोई खड़ा हुआ बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बना हुआ है। फिलहाल अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर ऊंची है और एक टावर भी बना हुआ है जो कि पता नहीं कितना ऊंचा है, एच का है टावर। फिलहाल अभी एच नहीं मानेंगे। इस टावर के टॉप को देख रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो लाइन होगी, और इस टावर के जब टॉप को देख रहा है तो एंगल कितने डिग्री का है, एंगल है क्वेश्चन के अंदर 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बैठ रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जब नीचे की तरफ जा रहा है जो एंगल टावर के बॉटम पर, तो एंगल यहाँ पर बनेगा और वो एंगल है केवल और केवल 45 डिग्री का। अब देखिए जब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग उसी से कर लेंगे, मैं इसी से कराऊंगा आप लोगों को, दोबारा से 45 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक से ही करेंगे। बस हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, वो अभी मैं बताता हूँ। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट बतानी है, सिर्फ ये डायग्राम है और कुछ नहीं है। अब आप इसका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, ए बी सी डी और इस पॉइंट पर ई। अच्छा ये बात ध्यान रखिए कि ये जो 7 मीटर हाइट है, इतनी ही हाइट यहाँ से 7 मीटर हो जाएगी, है ना। ये बात तो पॉइंट आउट करने की है कि भाई अगर कोई भी बंदा वैसे भी है जितना ऊंचा मेरा है, तो अगर मैं हाइट ऊपर की तरफ को देखता हूं तो मेरी हाइट तो वहां से लेस हो जाएगी ना, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं इससे पता चलता है कि हमारे पास हाइट क्या है, और इन तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं भाई। और फिर नॉर्मली अकल भी तो है ना, अकल हमारी ये कहती है कि 7 मीटर इधर है तो जाहिर सी बात है 7 मीटर उधर से भी होगा। अब आपको बचे हुए टावर की हाइट निकालने के, बचा हुआ टावर कितना होगा, उन दोनों हाइट्स को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इससे बड़ी काम की बात आई, मैंने आपको बताया कि जब भी एंगल यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री इधर है, तो अगर मेरे पास ये वैल्यू होगी इधर की, तो मैं इससे ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ tan का फॉर्मूला अगर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। दोबारा से अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल में देखता हूँ तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो मैं इससे परपेंडिकुलर मानूंगा, ये बेस मानूंगा। अब यहाँ पर डेवलप हुआ एक क्वेश्चन, वाई सर यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ बेस, वाई यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ बेस, और आप इससे क्यों परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हैं। नीचे वाले ट्रायंगल में अभी मैंने बोला ना, मैं इसे बेस लूंगा, इसे परपेंडिकुलर लूंगा, और यहां पर मेरा एंगल तो 90 डिग्री है। उसका रीजन स्टूडेंट्स ये है कि एंगल मेरे पास 45 डिग्री का यहां पर है। देखिए एक 90 डिग्री के ट्रायंगल के अंदर जो भी मेरे पास 90 डिग्री होता है, उसके जस्ट सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, ये मुझे पता है, हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर। लेकिन जिधर मेरे पास एंगल होगा मैं उस वाली लाइन को बेस मानूंगा। क्या मानूंगा, बेस। जिधर एंगल होगा, अगर एंगल इधर होता तो मैं इस वाली को बेस मानता। जरूरी नहीं है बेस आपके पास ऐसे ही नीचे बनी हुई होगी, बेस कहीं भी बनी हुई हो सकती है, जहां पर एंगल होगा वो बेस होती है। बेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जमीन, बेस तो बेस है, वो कहीं भी हो सकती है। दीवार को आप बेस मान सकते हैं, किसी आप अपनी छत को भी बेस मान सकते हैं, बस एंगल का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो शायद ये बात पॉइंट क्लियर है सभी के। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है ये मैं भी भूल गया, क्वेश्चन नंबर है 12। सो क्वेश्चन नंबर 10, 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग, एंड और जनाब DC बी द टावर। BC क्या है, टावर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद तो भैया कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहीं पे देखा जाए तो वी नो, यहाँ लिख देते हैं अपनी अकल के साथ, वी नो हम जानते हैं AB इज इक्वल टू किसके होगा, CE के, और वो होगा 7 मीटर। नाउ ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल है हमारे पास
BEC कौन सा ट्राइंगल है? कलर भर के दिखाऊं क्या या ऐसे ही रहने दो? कलर कौन सा भरूं? रेड भर लेता हूं, चलो हल्का फुल्का रेड कर लेता हूं इसे। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये वैसे तो मैं कलर इसमें प्रॉपर भी भर सकता हूँ, कलर के ऑप्शंस होते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ अंदाजे के लिए आप ये वाले ट्राइंगल को देखो। सही है। सो दोबारा से अपने उस पर आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल BEC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर CE, परपेंडिकुलर CE होगा और बेस होगा BE। दोबारा देखिए, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। अब इसको इस ट्राइंगल में देखें, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। सो 45 की वैल्यू होती है 1, CE 7, BE पता ही नहीं जनाब, तो BE 1 BE क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से BE की वैल्यू हो गई 7 मीटर। 7 मीटर। अब ये मत पूछने लगे सर ये 1 कहाँ गया? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब ऊपर वाले ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल BED बैड नहीं होता है यहाँ पर, BED ट्राइंगल का नाम है। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज DE और बेस इज BE। देखिए पहले भी ये बेस थी और बेचारी अब भी ये बेस ही है, तो ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो tan 60 होता है कितना? √3 होता है शायद, √3। DE की वैल्यू नहीं, DE की वैल्यू तो है ही नहीं। और बेस की वैल्यू, बेस BE ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 7। सो 7√3 मीटर आ गया आपके पास DE। नाव बना मत देना कभी यूं करके, नाव बना दो। नाव का मतलब होता है अब। सही है, पानी भी बना देता हूँ। सही है, बना मत देना जनाब पेपर के अंदर कभी नाव का, समझो नाव का मतलब होता है अब। सो अब हमारे पास क्या है कि पूरी हाइट चाहिए हमें तो टावर की। नाव टावर कितना है? टावर है जनाब DC का, DC है और DC के अंदर 2 लाइंस हैं, एक तो DE और दूसरी लाइन है CE। DE की वैल्यू आ गई 7√3 और CE की वैल्यू C तो 7 था, है नहीं 7, तो दोनों में से कॉमन ले, कॉमन आएगा 7 और √3 + 1 मीटर, ये आप लोगों का आंसर आएगा। सो हाइट इज दिस, ये आपकी हाइट हो गई 7 √3 + 1। ये मत कहना सर 7 + 7 14 कर दो, बात मारूंगा। पहले ही समझा रखा है कि 7 + 7 यहाँ पर 14 नहीं होगा भाई, √3 है यार। √3 प्लस नहीं हो सकता उसके साथ 7 के साथ। अगर इसके पास √3 होता दूसरे वाले 7 के साथ, तब आप कह सकते थे बड़ी आराम से के साथ 7√3 + 7√3 14/√3 हो जाएगा। फिर भी √3 की कहानी तो बहुत ज़्यादा पेचीदा है ना। अपॉन में होता तो हम रेशनलाइज कर लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख तो हो नहीं रहे ना, तो स्क्रीनशॉट ही ले लो यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. सी लेवल जानते हैं भाई, जो समुंदर का जो लेवल है, समुद्री लेवल, वो सी लेवल कहलाता है आप लोगों का। अच्छा ऐसा भी है कि भाई कुछ जो है आपकी ज़मीन जो होती है समुद्र लेवल से ऊपर होती है, कुछ समुंदर ऊपर होते हैं, ज़मीन नीचे होती है, वो डिफरेंट एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ने कह दिया सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, उससे देखा जा रहा है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप्स हैं, अब मुझे लाइट हाउस मान लो, सही है, मैं लाइट हाउस हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 शिप्स, अबे यार एक वहाँ, एक वहाँ पर 2 शिप्स दिख रहे हैं और उन दोनों का एंगल एक 30 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप एक दूसरे के मतलब पीछे ही है, अभी तो बताया मैंने एक दूसरे के पीछे है, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही तरफ है भाई, ये बात तो हमें पहले ही बता दी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ओफो 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो ये चल रहा है तुम्हारा पानी, ओह पानी नीले कलर का होता है, नीले, ओ यार नीले कलर का पानी, ये है ये,
अच्छा डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं, लो डिज़ाइन बनाते हैं। और शिप्स किसके लगे होते हैं? शिप्स कहाँ गए? शिप्स ऐसा बना लेते है ना, शिप्स। एक शिप जा रहा है ये वाला, एक ये हैगा और एक ये हैगा, ये 2 शिप हो गए हमारे पास। आग भी निकालूँ इसमें से, धुआं भी निकल रहा है इन दोनों शिप्स के बीच में से, सही। और एक तरफ हमारा बना हुआ है लाइट हाउस वाइट कलर का बनाता हूँ, लाइट हाउस, और कुछ इस तरह से है ना। और ये मोमबत्ती ये बना के मत आ जाइयो। इसी तरह से लाइट हाउस से इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो है यहाँ पर पहले एक एंगल होगा, उसके बाद एक तो नीचे देखा जा रहा है यहाँ पर, और एक दूसरा देखा जा रहा है इधर, 2 ऑब्जर्व करे जा रहे हैं। इसे तरीके वाले बना लेता हूँ मैं। तरीके वाले कैसे बनेंगे? कुछ शिप भी रफ हो गया हमारा। तरीके वाले एक तो ये है और दूसरा ये हैगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। बिना स्ट्रेट लाइन लिए तो हम बना ही नहीं सकते। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया। पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। शिप पहले की पोजीशन सी कर लेते हैं, यहाँ पर सी है ना, और दूसरे शिप की पोजीशन डी कर लेते हैं, और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। हाँ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर। ओके, 75 मीटर टॉप यानी कि हाई लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहला तो देखो यहाँ तक आएगा 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 यहाँ पर आएगा। अब जब पहला यहाँ पर आया है तो दूसरा जो है ये वाला होगा, यानी कि मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली में ये होगा यहाँ पर, और ये जब 45 है तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का होगा, है ना। तो ये 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन इस तरीके से बन गए हमारे पास। तो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, बाकी तो हमारे पास फालतू के काम है, हम लोग कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दूसरे के शिप्स के बीच का वो निकालना है। तो मैं एंगल का कुछ नेम वगैरह कर देता हूँ यहाँ पर, ABCD, और इसे ई ऐसा कौन सा बनता है यार, मुझे तो लग रहा है इंग्लिश भी नहीं आती। ऐसे ई ऐसे बनता है, ये ई आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम वगैरह दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जनाब 13 है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ई, पहले AB, लेट AB बी द लाइट हाउस, AB को लाइट हाउस मान लिया, एंड C and D बी द 2 पोजीशन ऑफ शिप्स। इन दोनों शिप्स की 2 पोजीशंस ले ली हमने C और D नाम से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल EAD किस एंगल के बराबर होगा? देखिए EAD एंगल के इक्वल होगा ADB के, एंगल ADB के, और दोनों एंगल हो गए हमारे पास 45 डिग्री के। और इसी तरह से EAC एंगल EAC इक्वल किसके होगा? ACB के, एंगल ACB के, और वो होगा हमारे पास केवल 30 डिग्री का। ये 9th क्लास है, बच्चों वाला पार्ट। अगर नहीं भी लिखोगे तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन करेगा, चेक करेगा, काटेगा, नंबर देगा, हिसाब से देगा यार, सही है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करेगा। नाउ इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल हमारे पास कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला, ACB से लेकर ACB तक का ट्राइंगल, और उसमें tan कितना चलेगा? ज्यादा tan ही चल रहा है ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 75, और बेस हमारे पास BD है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है 75 अपॉन BD, और BD बन जा BD, तो BD की वैल्यू आ गई यहाँ पर 75 मीटर। अच्छा, दोनों का आंसर निकलेंगे कैसे? दोनों के आंसर मतलब इस पूरी लाइन का, ये जो पूरा बेस है, इस बेस में से BC बेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स आ जाएगी। तो अब दूसरा जो हमारे पास छोटा ट्राइंगल है उसका नाम है छोटू वाले का ACB। तो tan इसमें कितने डिग्री का है? tan हमारे पास 30 है यहाँ पर, और परपेंडिकुलर 75, और बेस हमारे पास बेचारी है ही नहीं BC। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है।
1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन बेस BC. सो BC बन जा BC इज इक्वल टू 75√3. अच्छा देखिए 75√3 मीटर आ गया है ना. अब दूसरी चीज़, अब हमें दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, CD की. CD जो होगा हमारे पास, CD कैसा आएगा, BD माइनस BC. देखिए जो मुझे अभी चीज़ दिखी, जो मैं अभी 1 सेकंड के लिए रुका था, वो क्या था, देखिए BD की वैल्यू 75 है और BC की वैल्यू 75√3. अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में ये दिखेगा 75 छोटा होता है, 75√3 बड़ा होता है ना. तो क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 तो होती है, तो ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बैठेगी. तो अब जब ये बड़ी वैल्यू बैठ रही है तो इसका आंसर कैसा आएगा, माइनस में निकल कर आएगा, जो कि हमारा आंसर सही करेक्ट नहीं होगा. तो हमें क्या करना होता है भाई, क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा जिक्र तो था नहीं कि वन इज बिहाइंड द अदर, एक मतलब एक के पीछे एक लगा हुआ है, तो कौन सा पहला एंगल 30 डिग्री का था या दूसरा एंगल 45 डिग्री का था. तो अगर मैं इन वैल्यू को 45 को इधर ले आता हूं, ये वाला एंगल इधर ले आता हूं, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा. फिलहाल 75 और 1 माइनस √3 अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये आंसर जो भी है मेरा करेक्ट है. अब मैं करेक्शन क्यों कह रहा हूं इस आंसर को करेक्ट, उसकी वजह क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर रिजेक्टेड माइनस साइन, रिजेक्टेड माइनस साइन, हम माइनस साइन को रिजेक्ट करेंगे. सही है. सो हमारे पास ये आंसर ठीक है. और अगर आप दूसरा आंसर निकालेंगे तो दूसरा आंसर होगा 75 और √3 माइनस 1. ये आप लोगों के पास दूसरा आंसर होगा, जो कि हो सकता है कि बुक में आप लोगों के यही हो, लेकिन ये आंसर भी आप लोगों का करेक्ट है. सही है. सो अगर आप चाहेंगे तो मैं दूसरे मेथड से भी आपको, यानी दूसरे तरीके से आपको ये आंसर भी निकाल के दिखाऊंगा. सिर्फ एंगल को इधर से उधर बनाना है मुझे. 45 वाले को एंगल को ये 30 को 45 बनाना है, 45 को 30 बनाना है. सो मेरा आंसर दूसरे साइन में आ जाएगा वहां पर. सही है. सो ये भी करेक्ट है. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप दूसरा क्वेश्चन भी, अगर आपको वो नहीं होता तो मैं उसकी भी वीडियो एक पर्सनल सेपरेट अलग बना दूंगा. तो नेक्स्ट हमारे पास पता नहीं क्या क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो डायग्राम बना हुआ है. ये डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया था, पहले ही देख के रख लेते हैं कि क्या वीडियो बनानी है. सो यहाँ पर 1.2 मीटर गर्ल है, मुझसे गर्ल नहीं बनी थी यार, तो गर्ल मैं एक ऐसे करके बना लेता हूँ. ये इसकी चुड़ियाँ होती हैं ना, पोनी होती हैं इसकी. 1.2 मीटर की गर्ल है, तो इसकी हाइट गर्ल की 1.2 मीटर है. अब 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. देखिए ये बैलून को यहाँ पर स्पॉट करा इसने, तो इसकी जो हाइट है बैलून की 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर. और वो कहाँ तक है, नीचे से, यहाँ से लेके ऊपर तक 88.2 मीटर उसकी हाइट है. और वो जो बैलून है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में, बिल्कुल सीधा सीधा, बताओ यार खामा की बात, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे उड़ता जा रहा. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. In figure or see figure, find the distance traveled by the balloon during the interval. अभी बैलून ये मतलब उस लड़की ने कहीं पर देखा, अरे यार 60 डिग्री का एंगल है, मतलब उसे पता नहीं 1.2 मीटर की लड़की को 60 डिग्री का एंगल होगा. मेरी हाइट तो ज़्यादा होगी वैसे, है ना, 1.2 मीटर से. तो और दूसरे जो उसने स्पॉट मतलब जो एंगल देखा था, वो दूसरा एंगल उसका रिड्यूस होगा, 30 डिग्री रिड्यूस हो, तो 60 माइनस 30 हो गया रिड्यूस होगा. तो अब बताना है कि इस बैलून ने कितना सफ़र तय करा, कितना सफ़र तय करा, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला काम कि हम लोगों को वैल्यूज़ फाइंड आउट करना कि कौन सी वैल्यूज़ क्या है. तो ए कोई दूसरे कलर से दे देते हैं नाम, ए. ओ बहुत डार्क हो गया यार, ये तो पहले के लिए हैं, कलर कर देता हूँ इसमें ये वाला. ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो जी एंड एच आर द टू पोजिशंस ऑफ द बैलून.
एक्चुअल हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई इज GE, जो एक्चुअल हाइट है। अब देखिए एक्चुअल हाइट क्यों है, देखिए G से लेकर B तक की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है ना, और मुझे तो चाहिए केवल यहाँ से हाइट। अब जब मेरे पास वैल्यूज ही नहीं है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वैसे तो यहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन जो इन्होंने एंगल दे दिया ना वो गलत जगह पर दे दिया, उसकी आंख से बनने वाले एंगल दे दिए, नीचे वाले एंगल नहीं दिए, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती थी यहाँ पर। तो उन्होंने इसके आइस से बनने वाले एंगल दिए एक 60 डिग्री का, तो यानी कि हाइट इसकी GE माइनस होगी। GE में क्या होगा, GE निकालने के लिए मुझे पूरे GB के अंदर से क्या माइनस करना पड़ेगा, BE माइनस करना पड़ेगा। और BE क्या है, एक्चुअल में BE 1.2 मीटर का ही है। 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, दैट विल बिकम 87 मीटर। 87 मीटर होगा। अलग अलग कलरों से लिख रही है भाई LCD भी, कभी कभी इसे भी पता नहीं क्या हो जाता, थक जाती है ना, कभी कभी इतना पढ़ाना होता है इस पर, थक जाती है LCD भी। मशीन है बेचारी, क्या करे, वैसे तो मशीन्स कभी भी थकती नहीं है, बचपन में पढ़ाया गया था हमारी टीचर के द्वारा हम लोगों को। तो 87 मीटर यहाँ से टावर की इसकी बैलून की हाइट आ गई, तो जाहिर सी बात है जनाब HD भी कितनी होगी, तो GE इज इक्वल टू HD ले लेते हैं, है ना, ये दोनों ही हमारे पास वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो गई। अब लैंग्वेज लिख लेते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर ये 14 है। अब लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेट G and H आर द टू पोजिशंस ऑफ बैलून। इसकी दो पोजीशन हो गई बैलून की। अब हम लोगों को चाहिए कि वैल्यूज कैलकुलेट करें, बहुत देर हो गई क्वेश्चन पे लगे। पहले हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं FEG या GEF नाम रख लो इसका। तो इसमें लगेगा tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर तो आपका 87 हो गया, और बेस आपकी हो गई FE। अच्छा ये तो अभी तक पता नहीं चला ना कि निकालना क्या है। देखो हमें GH निकालना है, G से लेके H तक का डिस्टेंस। अभी G से लेके H तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ED के डिस्टेंस के बराबर होगा। देखो अभी पुराने वाले की तरह है ना कि अकल है हमारे पास, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ ये दोनों इक्वल ही होंगी। तो इसकी वैल्यू √3 87 अपॉन FE ऊपर आएगा, FE इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 अपॉन √3 हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन होने के बाद FE इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन √3, 3 2 6 और 3 9 27। सो FE हमारे पास निकला 29 √3 मीटर। ये आ गया, यानी इतनी सी हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना आया, 29 √3 मीटर। अब हमें ये पूरी निकालनी है, उस पूरी में से ये 29 माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सही है। सो बढ़ते हैं आगे। इन ट्राइंगल FDE यानी HDF हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर 87 ही होगा अपॉन बेस FD यानी DF होगा। tan √30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 87 DF तो है ही नहीं, DF क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो DF इज इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा, 87 √3 मीटर। अब क्या करना है, अब तो खत्म क्वेश्चन। तो आपको अगर ED निकालना होगा तो ED किसके बराबर होगा, अगर मैं FD में से माइनस करूं, क्या FD में से माइनस करूं DF, यानी कि हाँ वो मतलब FD और DF तो एक ही है ना, मुझसे गलत निकल गया, सॉरी यार गलती हो गई। DF माइनस ED, DF माइनस FE कर लेते हैं। अच्छा ED लाइन जो अभी हमने बताया, ED किसके बराबर होगा, GH का। GH क्या है, आर द टू पोजिशंस। तो DF की वैल्यू 87 √3 और माइनस FE की वैल्यू 29 √3। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ज़्यादा बोलना होता है और क्वेश्चन बहुत आसान होता है। 17 में से 9 गए, शायद 8 बचे
और 7 में से 2 गए बचे 5, सो 58√3 मीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स। सो देख लेता हूँ मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ये वाला फ़िलहाल मैंने करा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन बहुत पहले करे थे। अबे यार सही है यार, बिल्कुल सही आंसर है यार, 58√3 मीटर। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। So question number 16, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower is same in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. कहीं पर भी तो एंगल नहीं दिया यार, अजीब मामला है भाई। तो the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। एक पहले टावर बना लेता हूँ, टावर को तो मैं बनाना छोड़ूंगा ही नहीं। लो जी जनाब, बन गया टावर। ये टावर आ गया हमारे पास। अब इस टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर और एक दूसरी डिस्टेंस है जो कि 9 मीटर की दूरी पर है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है पूरा। मतलब पहले तो यहाँ से 4 है ये पॉइंट, और फिर दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर दूर है पॉइंट। इससे 2 एंगल्स को देखा जा रहा है, मतलब टावर के टॉप को देखा जा रहा है दोनों से। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक शर्त रख दी कि ये स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होगी। तो मैम कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ टू एंगल विल बिकम 90 डिग्री आर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज whose the sum is 180 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लास 9 में पढ़ा था कभी, अभी भी यूज़ हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पहले क्लासेस की पढ़ी हुई हम लोग हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक तो मैं थीटा ले लेता हूँ, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने बताया था 90 डिग्री होता है, तो दूसरे को मैं 90 माइनस थीटा लेता हूँ, है ना, 90 माइनस थीटा। अब नाम दे लेते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डिफेक्टेड एप्पल। सो बस लैंग्वेज लगा दो यार, और क्या। लेट डी सी बी द हाइट ऑफ टावर, और वही तो निकालनी है, एक्चुअली में गायब है, वही तो निकालनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ले लो यार, या बड़ा ही ले लो, मर्जी है यार, कोई से भी ले लो। ए सी डी ट्राइंगल, इसमें tan थीटा ही लगाओ, यानी कि tan, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 90 माइनस थीटा है। परपेंडिकुलर हमारे पास DC है और बेस हमारे पास AC है, बेस पूरी AC। tan 90 माइनस थीटा होता है जनाब cot थीटा DC कितना है? D से तो टावर है, DC, और AC कितना है? AC है 9। बस DC की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो फिलहाल बाद में भी DC की निकालनी पड़ेगी। cot थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू DC आ गया, कुछ नया निकल कर नहीं आया। अब दोबारा से लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DCB। अच्छा पहले दूसरे तरीके से नाम लिया था, लो उसी तरीके से ले लेता हूँ। ACD लिया था ना, तो अब BCD ले लेता हूँ। क्या दिक्कत हो रही, क्या कोई दिक्कत किसी को? ACD ले लिया और फिर BCD ले लिया। तो अब की बार यहाँ पर tan ही लूँगा। tan थीटा इज इक्वल टू, नाउ द परपेंडिकुलर इज DC एंड द बेस इज, बेस कितनी है? बेस है हमारे पास BC नाम की। सो tan थीटा तो tan थीटा ही होता है, tan थीटा। DC हमारे पास DC है और बेस हमारे पास BC है 4। तो इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू DC, ये भी DC की वैल्यू हो गई। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग इक्वलाइजेशन ही करेंगे क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन पूछता है, जो कहता है, उसके अनुसार चलना होता है। क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द height of the tower, means question is saying to prove
what is the height of the tower, but it also given that the height of the tower is I think 9 meter, so I can see very well, sorry 6 meter है ना, so height of the tower is 6 meter. हम लोग इसमें आराम से देख सकते हैं, देख 9 4 36 होता है और 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो जाएगा. तो अगर 9 4 36 होता है मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द इक्वेशंस, हमें क्वेश्चन के अनुसार करना होगा. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमें मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इंटू 4 इज इक्वल टू डी सी इंटू डी सी. मल्टीप्लिकेशन का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करो. तो यही तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है. देखिए कॉट थीटा tan को उल्टा होता है तो कट गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा. तो 9 4 36 और डी सी इंटू डी सी इज डी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगेगा तो वैल्यू आ गई 6 और 6 मीटर हो गई डी सी. सो हाइट ऑफ द टावर इज, ये इक्वल का साइन है, सो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. प्रूव्ड. सो यहाँ पर द चैप्टर एंड्स. अगर इसमें कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन बना कर देंगे. देखते हैं. तो अरे 15 क्वेश्चन रह गया, चलो कोई बात नहीं, इसे किसी और वीडियो में करेंगे. अगर कमेंट आई तो इसे भी कर देंगे फिलहाल, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही. और आगे के चैप्टर्स देखने के लिए प्लीज़